चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सीख चुके थे ना। अब आज आपको सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होते हैं। फिर सवाल पे चलेंगे। आधारभूत प्रमेय से लासा और मासा निकाला जाता है, उनको करने की विधियां बताएंगे। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे भाई? सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जैसे मान लीजिए अपने पास 3 संख्याएं, इसकी सहायता से संख्याओं का लासा और मासा निकाला जाता है। और दूसरा एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताएंगे, उसकी सहायता से लासा और मासा निकाला जाएगा। तो इसकी सहायता से कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं लासा और मासा का, कि अपने पास 3 संख्याएं हैं। अपने पास कुल मिला के 3 संख्याएं हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, जैसे 26 156 ले लेते हैं। 6 72 120। मान लीजिए अपने पास 3 संख्या है जिसमें कुछ काम करना पड़े, मतलब 6 72 और 120, ये 3 संख्या है। अब हमें क्या निकालना है? इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। और किसकी सहायता से? मासा निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो पूरा का पूरा कार्यक्रम वही होता है। भाग विधि से मासा आप निकालना जानते हो, बस वैसे ही निकाला जाता है। सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण लिखे जाते हैं। तो पूरा कार्य आपको भाग विधि वाला ही करना है, चाहे आप साथ में बगल में कर देना, चाहे रफ कार्य में कर देना, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 120 है। 120 में उससे छोटी संख्या 72 है। इससे भाग करिए। जब भाग करेंगे, भाग विधि से मासा जैसे निकाला जाता है। इधर देखिए, बस वही करने वाले हैं। देखो, एक बार जाएगा तो ये कितना आ गया? एक बार गया, घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 48 आ गया। अब 72 को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ का जो भाजक है अगले का भाज्य बन जाता है, तो यहाँ हम 72 रख देंगे। 48 एक बार जाएगा, 48 आ गया। फिर उसके बाद घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 24। अब यहाँ का भाजक अगले का क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ 48 बना दो आप। 24 दूना 48। अब जब शेष शून्य हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर अपनी जो एक संख्या और बची है, एक संख्या और बची है ना, अब इसको हम भाजक बनाएंगे। यहाँ जो इधर भाजक है उसको भाज्य बना दो। तो हम 6 से भाग कर देंगे किसमें? 24 में। तो 6 चौक 24, फिर से शेष अपना शून्य आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे जब लास्ट में शेष शून्य आ जाए तो उस समय जो अपना भाजक होता है, भाजक जो होता है उसी को मासा बोला जाता है। उस समय जो अपना भाजक होता है उसी को क्या बोला जाता है? मासा बोला जाता है। अब हमें क्या लिखने हैं भाई? अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरण लिखने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए काम तो ये आपको करना ही है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है चरण नंबर 1। चरण 1 में आपने क्या किया? चरण 1 में आपने देखो ध्यान से और समझो क्या किया है। 120 बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन कितना आया है? 47 आया है।
वही लिखना है। उसी को हमने कहा था क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ प्रमेयिका का सहारा लेना पड़ रहा है कि नहीं? एल्गोरिथम लिखने के लिए प्रमेयिका का सहारा हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पहले चरण में आपने क्या लिखा भाई, 120 बराबर 72, भाजक है, भागफल कितना आया है 1, और शेष कितना आया है 48 आया है। अब उसके बाद हमने कहा था कि पहले चरण का भाजक दूसरे चरण का भाज्य बन जाता है, और पहले चरण का जो शेष होता है वो दूसरे का भाजक बन जाता है। तो यहाँ पे भाज्य कौन बनेगा, 72 बनेगा, क्योंकि पहले का भाजक है। तो यहाँ पे अब चरण नंबर 2 लिखेंगे। चरण 2 ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप 72 लिखोगे। 72 बराबर भाजक कौन बन गया है, 48 बन गया है। भाग कितनी बार गया है, 1 बार गया है। शेष कितना आया है भाई, 24 आया है ना। अब उसके बाद इसमें का जो शेष आया वो भाजक बना दो, ये भाजक बन जाएगा। भाज्य इसमें का जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो तीसरा जो चरण होगा, चरण 3, वो क्या बन जाएगा, चलो हम चरण लिख लेते। चरण 2, चरण 3, इसको आप अंग्रेजी में स्टेप बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा 48 बराबर 24 गुणे 2। अब यहाँ शेष कितना आया भाई, शेष 0 आया, शेष 0 आया। अभी अपने पास हमने कहा जब शेष 0 आ जाए तो वहां का जो भाजक होता है, तो भाजक कौन है, 24 है। तो ये मासा बन जाना चाहिए था, लेकिन अपने पास अभी एक संख्या बची है। कुल 3 संख्याएं थी, एक बचा है। तो हम क्या करेंगे भाई, फिर से यहाँ का जो भाजक है, इसमें का जो भाजक है अगले का भाज्य बनाएंगे। तो यहाँ चरण नंबर 4 में लिखना पड़ेगा आपको। चरण 4 में क्या बन जाएगा, 24 बराबर कितना है भाई, 6 गुणे 4 भागफल आएगा प्लस शेष 0 आएगा। ये आपका अंतिम चरण है। अब इसके बाद आप कोई भी कार्यक्रम उसमें नहीं किए हो तो चरण आपके खत्म हो गए। इस समय जो भाजक होगा, इस समय भाजक कौन है, 6। इस समय भाजक 6 है, और इसी को हम क्या लिख देंगे, मासा। तो मासा बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम मासा कैसे निकालें, पूरा कार्यक्रम वही है, और उसी को हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा चरण बना करके कि पहले चरण में क्या किया, दूसरे में क्या किया, तीसरे में क्या किया, चौथे में क्या किया। अगर आगे और होता है तो 5, 6, 7, 8 ऐसे हम लिखते रहेंगे, और लास्ट में जब सभी संख्याएं यहाँ की खत्म हो जाए, 120 यूज हो गया, 72 यूज हो गया, और 6 भी यहाँ देखो यूज हो गया। लास्ट में जब शेष 0 आ जाए तो उस समय जो भाजक होता है, भाजक कौन होगा, 6 होगा। यहाँ से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो 6 आपका क्या बन जाएगा, मासा बन जाएगा। तो ये तरीका है कुल मिला के एल्गोरिथम के माध्यम से मासा निकालने का। ठीक है, तो बात एकदम सिंपल सी है, समझ में भी आई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय बताते हैं आपको। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है उसको आपको बताते हैं। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, संख्याओं का अभाज्य खंड करिए आप, उसके बाद उसको घात के रूप में लिख दो, उसी को कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। जैसे जो हमने संख्याएं ली थी उन्हीं को हम फिर लेते हैं। जैसे 6 है, 72 था, 120 था, यही था ना तीनों। अब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि आप जो संख्याएं दी गई हैं इनका अभाज्य खंड करिए। अभाज्य खंड का मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में खंडित करिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, वहीं से काटना स्टार्ट करते हैं 6 को। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3। इसको काटिए तो 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटे 18, फिर 3, फिर 2 से काटे 9, फिर 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 से काटे 36 आया, फिर 2 से काटे 18 आया,
फिर 2 से काटे 9 आया और 9 को 3 गुणे 3 लिख दिया। यहाँ देखो सभी संख्याएं क्या दिख रही हैं, अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं कि नहीं दिख रही? ठीक है, अगला देखो 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 30 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15 को हम 3 गुणे 5 लिख देंगे और किसी से कटेगा नहीं। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में इन सभी संख्याओं को हमने खंडित कर दिया और उसके बाद अब इसी को हम घात के रूप में लिख देंगे। घात के रूप का मतलब 2 की घात इसमें कितनी है, 1 है, 3 की घात 1 है और यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 3 है और 3 की घात कितनी है, 2 है और यहाँ पे 2 की घात 3 है और 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है। इसी को कहते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि संख्याओं का अभाज्य खंड करिए और उसको घात के रूप में लिख दो, उसी को कहेंगे हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। बात समझ में आई? दोनों चीजें बहुत सिंपल सी बात है, एक बार जानकारी के लिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम सीधा चलते हैं कहाँ, प्रश्नावली पे चलते हैं, वहां जो सवाल बनने वाले हैं उन सवालों को करेंगे। आ जाइए प्रश्नावली पे। प्रश्नावली की पहली सवाल जो है वो आपसे ये कह रहा है भैया कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब है कि सेम टू सेम यही काम करने को कह रहा है पहली प्रश्नावली में। तो आ जाइए हम सवाल पे चलते हैं। एक सवाल मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर आप इनको कर लीजिएगा। सिंपल सी सवालें हैं, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। पहली सवाल है 140, क्या दिया है 140। प्रश्नावली कौन है, 1A, जिसमें पहली सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो पहली सवाल है 140। क्या है भैया 140। 140 का आप अभाज्य खंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से काटोगे तो 35 हो जाएगा और गुणे 35 को हम 5 गुणे 7 करते हैं। तो कुल मिला के 140 का ये अभाज्य खंड हो गया। और अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात, ये आपका बन गया आंसर। इसी तरीके से जितने भी सवाल इसमें दिए गए हैं सभी को आपको करना है। दूसरा दिया है 156, फिर दिया है 3825, चौथा दिया है 5005 और पांचवा दिया है 7429। तो इस तरीके से जितने भी सवाल हैं इनका खंड आप कर लीजिएगा। वैसे तो बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनता है एक आध तो फिर हम देखेंगे भी। अगला देखिए सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एक बात आपको हम और बता देते हैं कि कोई 2 संख्याएं हैं, उनका लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो कुल मिला के क्या होता है भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इस बात को आप भी याद रखना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा दोनों का मासा और गुणे में दोनों का लासा। इस बात को आप नोट कर लें और दिमाग में रखिएगा कि ये हमेशा सत्य होता है। समझ गए? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों का मासा और दोनों का लासा। इसको आप नोट कर लें ताकि हम अगली सवाल बता पाए।
चलिए अगली सवाल देखिए। सवाल नंबर 2 में कह रहा है मासा निकालो और ये भी सत्यापित करो कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम उसका मासा निकालेंगे। सवाल नंबर 2 में जो पहली सवाल है वो पहली सवाल में किनका मासा निकालने की बात कर रहा है, 26 और 91। 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो सबसे पहले इनका मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, भाग विधि का यूज करिए आप। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहले बड़ी संख्या 91 को हम भाज्य बनाएंगे और छोटी संख्या 26 को भाजक बनाएंगे। भाग दीजिए तो 26 दूना 52 होगा, 3 बार जाएगा है ना। तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 दूनी 6 6 7 78 हो गया। अब आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 7 गए 13। अब 13 का यहाँ जो भाजक होता है वो आगे क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है, मतलब 26। तो 13 दूना 26। जब शेष शून्य आ जाए तो उस समय जो कौन होता है, भाजक होता है, वही अपना मासा बन जाता है। तो मासा कितना आया भैया, मासा अपना आ गया 13। ठीक है। और इनका लासा निकालने के लिए खंड विधि हम यूज करेंगे। लासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 26 और 91, 26 और 91 का खंड करिए। ये 2 से कटेगा 13, 91 नहीं कटेगा, 7 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 13, 13 से 91, फिर 13 से काट दीजिए 1। ये आपका लासा बन जाएगा। इनका गुणा कर लीजिए, 2 सत्ते 14, तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत पहले से सीखते आ रहे हो आप। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 26 गुणे 7, तो ये हो जाएगा कितना भैया, 7 6 42, 7 दूनी 14, 14 14 4 182 आपका लासा आ गया। अब कह रहा है कि आप सत्यापित कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहाँ आपको पता है कि गुणनफल बराबर हो जाता है, मतलब 26 गुणे 91 बराबर इन दोनों का लासा कितना है, 182 है, और मासा कितना है भैया 13। दोनों का आप गुणा कर लीजिए, सेम आना चाहिए। तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 26 से करना 26 और 26 नौइया 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18, 18 5 23, 23 और 234 और 236, तो कितना आ गया भाई, ये 236 आ गया, 2366। और इधर कितना आएगा, 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 106, 13 का नाम 13 10 2366 इधर भी आ गया। यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि अतः ये सत्य है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ आप लिख सकते हो, अतः सत्य है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ये पहली सवाल हो गई। दूसरे की एक सवाल हमने आपको बता दी है, बाकी को आप सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें है ही नहीं। मासा आप ऐसे निकालेंगे, लासा निकालेंगे, लासा और मासा निकालने के बाद
सत्यापित करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कर देंगे, उनका लासा गुणे मासा। ऐसा करने के बाद अगर बराबर आ जाता है तो आपको ये चीज थोड़ा सा लिख देना है कमेंट के रूप में, बाकी और कुछ नहीं है। इसी तरीके से जितने भी सवाल हैं, 2 सवाल और हैं, 510 92, 336 54, इनका आपको हल कर लेना है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो इसको आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो हमने अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताया वही है अभाज्य गुणनखंड विधि। और कैसे निकालते हैं इसको एक बार सीख लो। भाग विधि से आप लासा मासा निकाल सकते हो। और यहाँ पे अभाज्य खंड विधि क्या होती है इसको देखो। पहली सवाल है 3 नंबर में, कौन कौन संख्या है भाई? 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, इन तीनों संख्याओं का किस विधि से? अभाज्य खंड विधि से मासा और लासा निकालना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा। इसमें सबसे पहला काम इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिए और उसको घात के रूप में बदलिए। समझ गए? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 का अभाज्य खंड क्या होगा? 2 गुणे 3, और इसको घात के रूप में अगर लिखें तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। फिर उसके बाद क्या है? 15 है। 15 को आप लिखोगे 3 गुणे 5, और इसको घात के रूप में यही लिखा जाएगा 3 की घात 1, 5 की घात 1। ठीक है। उसके बाद 21 है, छोटी सी सवाल थी, 3 गुणे 7, इसको लिखेंगे 3 की घात 1, 7 की घात 1। अब बात ध्यान देना, देखो यहाँ तक का हमने क्या लगाया? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यही कहता है ना कि संख्याओं का आप अभाज्य खंड करके उसको घात के रूप में लिख देते हो तो वो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ अभाज्य खंड किया है और उनको घात के रूप में लिखा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? देखो लासा के लिए क्या किया जाता है, याद रखना। लासा के लिए किया जाता है कि पूरे खंड में जितने प्रकार की संख्याएं शामिल हैं, पूरे खंड में जितने प्रकार की संख्या शामिल है, जितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं पूरे खंड में, कितनी है भाई? देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही है ना। तो इनको आराम से आप लिख लो ऐसे, जितनी तरह की। देखो लासा के लिए अलग सिस्टम है, मासा के लिए अलग सिस्टम है, लेकिन यहां तक कार्यक्रम दोनों का एक ही। अब लासा के लिए इसी में क्या करोगे आप? हमने कहा जितने प्रकार की संख्या है सबको लिख लो आप। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और आगे कितना? 7। सबको हमने लिख लिया। जितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं खंड में, सभी खंडों को आप देखो और यहां सभी के एक एक लिख लीजिए। लिखने के बाद जैसे 2 है, सब में आप ध्यान से देखो 2 की ज्यादा घात कौन सी, 2 की मैक्सिमम घात कौन सी? 2 की मैक्सिमम घात 2 है, और कहीं 2 है ही नहीं। अगर होता भी तो उनको भी हम देखते भाई। अगर 2 की घात 2 से ज्यादा होता तो उनको लिखते। तो कुल मिला के 2 की मैक्सिमम घात लिख लिया करो। मैक्सिमम घात 2 है तो यहाँ 2 लिख लो। 3 की मैक्सिमम घात सब में देखो एक ही एक है तो यहाँ 1 लिख लो। 5 की मैक्सिमम घात 1 है तो 1 लिख लो। 7 की मैक्सिमम घात 1 है तो 1 लिख लो। इसी को हल निकाल लो, आपका लासा आ चुका है। क्या होगा? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 420 है। कितना आ गया भाई? 420 आपका एलसीएम आ गया। हमने क्या किया? बड़े ध्यान से इस बात को समझना। बच्चे क्या करते हैं? उल्टा सीधा कर देते हैं। लासा के लिए आप सभी प्रकार की संख्याओं को ले लेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ले लिया हमने, ले लिया। उसके बाद उस पर घात चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और कौन सी? जैसे 2 है तो 2 आप पूरे में देखना, सबसे ज्यादा घात जो होगी उतना लिख देना। फिर 3 आप पूरे में देखना, सबसे ज्यादा घात जो होगी उसको लिख देना। 5 पूरे में देखना, ज्यादा घात जो होगी उसको लिख देना। 7 पूरे में देखना, ज्यादा घात जो होगी उसको लिख देना। तो कुल मिला के फिर उसको आप गुणा कर लेना, वही आपका लासा बन जाता है।
ठीक है, तो 420 आपका क्या बन गया, लासा बन गया। लेकिन मासा के लिए सिस्टम अलग है, मासा के लिए सिस्टम अलग है। मासा के लिए क्या होगा, मासा के लिए आप उन संख्याओं को लेंगे जो सभी में उभयनिष्ठ हो। वो 1 हो सकती है, 2, 3, 4 जितनी भी हो उनको आप पहले लें। तो सब में उभयनिष्ठ क्या 2 है, क्या 2 सब में है, नहीं है। 3 सब में दिख रहा है तो यहां 3 आप ले लो। फिर 5 सब में नहीं है, केवल 1 में है। 7 भी सब में नहीं है, केवल 1 में है। 21 के खंड में 7 आएगा, बाकी और कहीं 7 नहीं आएगा। तो जब 3 हमने ले लिया, 3 मिला उभयनिष्ठ, कॉमन लेना है मुझे, तो 3 उभयनिष्ठ मिला, तो इस 3 की सबसे कम घात जो है वही मासा बनती है। तो 3 की सबसे कम घात देखो, सब में 1 ही है, तो इससे कम कहां होगी, है ना। तो सब में 1 है, तो 3 आपका क्या बन गया, 3 आपका मासा बन गया और 420 आपका लासा। एक बार पुनः देख लो, लासा के लिए हमने क्या किया, लासा के लिए हमने सभी प्रकार की संख्याओं को लिखा और उसमें ज्यादा घात चढ़ाई, सबसे ज्यादा जो घात थी उसको चढ़ाया। लेकिन मासा के लिए क्या किया, सब में हमने देखा जो उभयनिष्ठ था उनको लिखा और उसमें कम वाली घात चढ़ाई। कौन सी, कम वाली। तो मासा में उभयनिष्ठ संख्या को लिखा जाता है और लासा में जितने प्रकार की संख्याएं यूज हुई हैं सबको आप लिख करके ज्यादा वाली घात चढ़ा करके गुणा कर लीजिए, वही आपका हो जाता है लासा। और मासा के लिए सब में आप देखिए जो उभयनिष्ठ है उनको आप क्या कर लिए, लिख लीजिए और उनकी कम वाली घात को हम क्या करेंगे, मासा के रूप में निकालेंगे। बात समझ गए, इन दोनों बातों को ध्यान से समझना और इसको कर लीजिए। उसके बाद एक आध सवाल इस पे और बता देते हैं अगर हो सके, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। जैसे तीसरा वाला है, तीसरा वाला इसको नोट करते रहिए आप, तब हम सवाल लिख देते हैं। 8, 9 और 25, 8 है, 9 है, 25, इसका अभाज्य खंड हमें करना है लासा मासा निकालने के लिए। बताएं, देखिए इसी में तीसरी सवाल देख लो, जस्ट इसी का आपको ध्यान हो जाए एक बार फिर से। इसका खंड करेंगे पहले, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 3, तो 3 गुणे 3 का मतलब हो जाएगा 3 की घात 2, 5 गुणे 5 ये हो जाएगा, तो 5 की घात 2 हो जाएगा। लासा के लिए क्या लिखेंगे भैया, लासा के लिए हमने कहा था कि खंड में जितने प्रकार की संख्या यूज हुई है, तो 2, 3 और 5 है, तो 2, 3 और 5 को लिख लो, 2, 3 और 5 को आप लिख लो। उसके बाद इनकी ज्यादा वाली घात को आप क्या करो,
लिखना स्टार्ट करो। तो ज्यादा वाली घात कितना है? 2 है, 2 की सॉरी 2 नहीं है, ज्यादा वाली घात 3 है, ठीक है। उसके बाद 3 की ज्यादा वाली घात कौन है? 2 है। 5 की ज्यादा वाली घात कौन है? 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका आप गुणा कर लीजिए, यही इनका क्या बन जाएगा? लासा बन जाएगा। तो कुल मिला के 25 अठवा 200, 2 9 18। लासा कितना आया भैया? 1800 आपका आ गया लासा। और मासा के लिए क्या करेंगे? मासा के लिए हमने कहा था जो सब में उभयनिष्ठ हो। सब में उभयनिष्ठ कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हो, लेकिन एक संख्या सब में होती है, साथ में 1 अगर आप लगा दो, ये सब में रहेगा, ये सब में रख सकते हो। तो यहाँ का जो मासा है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखना। लासा और मासा के लिए जो बातें हमने बताई, अभाज्य खंड विधि से ऐसे ही निकालना है। जब कभी आपसे सवाल में कहेगा तो आप इस तरीके से इनका प्रयोग करिएगा, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है भाई? सवाल नंबर 4 में आप भाषा समझिएगा इनकी। ऐसी सवाल बनती है, बहुविकल्पी में भी बन सकती है। HCF 306, 657। कहने का मतलब 306 और 657 का मासा दिया है 9 और 306 और 657 का लासा निकालने की बात कर रहा है। तो जो फार्मूला अभी लास्ट में हमने बताया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, तो यहाँ आप वही लगा देना, काम खत्म। दोनों संख्याएं कौन है? 306 और 657। ये हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर मासा कितना है इनका? इनका मासा देखो HCF दिया है कितना? 9। LCM निकालना है तो LCM आप यहाँ लिख दीजिए। LCM निकालना है इन दोनों का। तो 9 से काटिए जरा, ये कटेगा 9 सते 63, 9 त्रिक 27, 9 सते 63, 9 त्रिक 27, गुणा कर दो, LCM आ गया। LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 73। यही आपका लासा बनेगा। गुणा करके देखो। अगला है, अब इसमें क्या है भाई? इसमें मासा दिया है 225 और 60 का मासा दिया है इतना, तो ये यक्ष के रूप में है, तो हम इनका मासा निकाल लेंगे, है ना। मासा जो आएगा इसके बराबर में कर देंगे, यक्ष का मान आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? पहले आप मासा निकालो। इसमें मासा निकालोगे कितना? 225 और कितना है? 60 है। खंड करिए इसका, 225 का होगा 3 गुणे 5 गुणे 5, है ना। उसके बाद 60 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना। तो मासा क्या बन गया भाई? मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर उभयनिष्ठ कौन कौन है? 3 5, केवल एक 3 है, एक 5 है, तो कुल मिला के 3 गुणे 5 बराबर 15। यही आपका मासा बन जाएगा। और मासा दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो हम मासा के स्थान पे उसको रख सकते हैं। तो यहाँ लिखना 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 10x को उधर करिए तो ये हो जाएगा भैया 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 दूनी 10, 10 1 1125 माइनस 15 बराबर 10x घटाओगे तो ये हो जाएगा 1110 बराबर 10x, और यक्ष बराबर कितना है? 111। यक्ष का मान कितना आ गया भाई? 111। और लास्ट की जो 6वीं सवाल है वो आपकी चौथी सवाल के साइड से सेम टू सेम है, उनको आप कर लीजिएगा एकदम जैसे चौथी सवाल सेम टू सेम वही, केवल 225 120 है, इसमें 306 और 657। तो इस तरीके से जितने सवाल बन पाए आपसे कल आप करके आइएगा, फिर जो बचेगा कल की क्लास में ले लेंगे, काम इसका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे।